हेलो साथियों, जैसा कि हमने लोगों ने बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के 27 क्वेश्चन तक हो गए थे और 27 क्वेश्चन के बाद अब हम लोगों को स्टेप बाइज चलना है कि और भी क्वेश्चन हमारे कंटिन्यू हो जाए। तो 28 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से चल रहे हैं। 28 क्वेश्चन क्या कहता है वो भी ध्यान से समझ लेते हैं कि 28 क्वेश्चन हमारा क्या कहने जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारी स्क्रीन पर है और ये क्या कहता है कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज द पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव है। और डेल्टा यू तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फार्मूले में आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम डेल्टा यू निकालना चाहें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन आना चाहिए वो फिर ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड सही आना चाहिए। यहाँ पर हमसे सही कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर के अंदर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हम ऐसे बना लेते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसका मतलब है फिर ये चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से कलेक्ट हो जाता है, तो यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन बनेगा। बेंजाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन 30 जो है ये होमवर्क में दे रहा हूँ कि बेंजाइल अल्कोहल को कैसे बनाएंगे। बेंजल्डिहाइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करके दिखाइएगा, बताइएगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि द जनरल फार्मूला R2, ये क्या बताता है, R2CO, यानी कि ये फार्मूला आपका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ये फार्मूला आपका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एन एसिड हाइड्राइड। ठीक है ना। 32 क्वेश्चन पे आइए। ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड फिनाइल इथाइल ईथर विद ईल्ड। ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में जब हम लोग फिनाइल इथाइल ईथर को हीट करते हैं तो क्या बनता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपाउंड हमारे सामने फिनाइल इथाइल ईथर है। ये फिनाइल हो गया, ये आपका इथाइल हो गया, ईथर हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी रिएक्शंस जब आती हैं तो इन रिएक्शंस में बॉन्ड ये वाला टूटता है, मतलब यहाँ से H और यहाँ से I, तो मतलब C2H5I इथाइल C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड बनेगा क्योंकि ब्रोमिक है, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा और साथ में फिनॉल बनेगा। 33 पे चले आइए। 33 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलीमेराइजेशन, यानी कि सॉरी पोलराइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पोलराइजेशन को अगर हमें पहचानना है तो मीनिंग ये होता है कि जितना कैटायन छोटा होगा उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी वो ज़्यादा होती चली जाएगी। तो सिंपल सा मैं आपको ये बताऊंगा कि पोलराइजिंग पावर जो है वो कैसे बढ़ती है। पोलराइजिंग पावर, जितने छोटा कैटायन उतनी पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन तो दोनों में छोटा mg, लेकिन इधर पहले लगा दिए तो पहला ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी पूरी भरपूर बनी रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर किया करिए। 34 पे चले आइए। ग्लूकोज इन ए ब्लड कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विद टॉलरेंस रेजेंट से पता किया जाता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कितना है। यानी जब डायबिटीज़ को चेक करना हो टॉलरेंस रेजेंट से चेक कर लीजिए, हो जाएगी कि ग्लूकोज आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद 35 पे चले आइए। 35 क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसको बना के देखना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने बना करके देखा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा हो सकता है, तो मेरा जो जवाब आ रहा है वो यहाँ पर CONH3 का होल 6 आ रहा है। एक बार आप चेक करके देखिएगा कि क्या इसका जवाब यही आता है। थॉमस स्लैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन कैल्शियम फॉस्फेट को थॉमस स्लैग के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो जवाब होना चाहिए वो कैल्शियम फॉस्फेट। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम। फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 37 जो क्वेश्चन है, ये 37 क्वेश्चन हमारा, यानी कि द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो फिर आंसर ना के बराबर का मतलब तो जीरो ही होता है। जीरो ही होता है क्योंकि जितना फॉरवर्ड होगा उतना बैकवर्ड। ये रिएक्शन आर्हीनियस इक्वेशन है। आप जान रहे होंगे कि आर्हीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। तो आर्हीनियस इक्वेशन में आपको बताना चाहूँगा डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर तो दो में है,
अब इन दोनों में आपको डी एल एन के अपॉन डी टी, यहाँ माइनस है यानी कि प्लस वाली इक्वेशन आपका, ये प्लस जहाँ लगा होगा वही इक्वेशन आपकी आर्हीनियस की हो जाएगी। अब यहाँ चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी सीरीज में चलते रहिए, आपको लगातार रोज क्वेश्चंस भेजता हूँ, लेकिन आप लोग शायद एक्टिव नहीं हैं जितना एक्टिव आपको होना चाहिए। आप शायद अपने में है, अपना समय नहीं दबा पा रहे हैं क्योंकि अभी आपको परीक्षा का बोझ नहीं दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द H2O2, कौन H2O2 से रिड्यूस नहीं होगा? तो आपको जानकारी दे देता हूँ कि H2O2 से रिड्यूस न होने वाला जो कंपाउंड होता है वो आयरन ट्राई पॉजिटिव है, ये H2O2 से रिड्यूस नहीं होता है ना, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद 40, एल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट टू फॉर्म, एल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट तो मीथेन बनाता है, मतलब एल्केन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही होना चाहिए। इसी तरीके से 41 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो टार्टरिक एसिड में से बड़ा फेमस एग्जांपल है जो ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई देता है। इन द रिएक्शन C8H6O4, हीट करिए, ये करिए और आपका कंपाउंड बन गया, तो इसका मतलब है कि X यहाँ पर क्या होगा? तो आपको बताना चाहूँगा कि X जो कंपाउंड यहाँ पर आने वाला है वो कंपाउंड, अगर मैं इसको देखूँ तो अमोनिया से हीट कीजिए, पहले तो ये देखते हैं ये है क्या, क्या ये X जो है वो इसको सेटिस्फाइड करता है? अगर इसको सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब कंपाउंड जो है वो पहला वाला तो थैलिक एसिड हो जाएगा। चेक कर लेते, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 4 5 6, ठीक है, तो यही होगा। अब इसके बाद इसे गर्म करिए तो एक बूंद जिंदगी की यहाँ से टपक जाएगी, तो एक्सथैलिक एनहाइड्राइड हो गया। अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए इसे, तो एक थैलीमाइड हाँ एमाइड बन जाएगा। तो फिर एक्स ही पूछा है तो यहीं रुके रहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लीजिए। when thiosulfate ion is oxidized by the iodine, जब thiosulfate ion को ऑक्सीडाइज करते हैं आयोडीन से, which one of the following is produced, कौन इसमें प्रोड्यूस होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि S4O6 डाई नेगेटिव बनता है, तो यानी कि ये कंपाउंड S4, हाँ यही है, S4O नेगेटिव, O6 डाई नेगेटिव, वेरी नाइस। 44 पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर, कौन सा नहीं हो सकता है? तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो कौन किसको रिप्लेस नहीं कर सकता है? तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, मतलब आंसर इसका 44 का मेरे हिसाब से थर्ड आना चाहिए। आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। सी वीट इज एम्प्लॉयड एज ए सोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर, सी वीड्स इज एम्प्लॉयड एज ए सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, सी वीड को यूज़ करते हैं हम लोग, आपने गलीचे पढ़ा होगा 12th क्लास में, आयोडीन के मैन्युफैक्चर में प्रयोग करते हैं इसको। 46 पे चले आइए, कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन इज डिसअपियर्ड बाय शेकिंग इट विद एक्वा सॉल्यूशन। कलर अगर इसका आपको डिसअपियर करना है तो डिसअपियर करने के लिए फिर आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट ये हो गया। तो मेरे हिसाब से 46 का जो आंसर आना चाहिए वो फिर थर्ड ही आएगा, बिल्कुल इसी को लगाइए। सोडियम थायोसल्फेट में जब पास का कलर इसमें डिसअपियर हो जाता है। 47 पे चले आइए, 50 ml, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 58 ml ऑफ द एनवेड यूज टू न्यूट्रलाइज द अमोनिया, टू अमोनिया गिवन बाय ए 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, यानी कि अगर मैं 47 की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 47, और ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने भी चाहिए। कैसे लगाएंगे ये क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। चलिए तरीका सुन लीजिए आप। 47 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिए, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होना ही फार्मूला है 1.4 इंटू, यानी कि अगर हम लोग नॉर्मलता देखें, नॉर्मलिटी की एसिड की होगी और उसके बाद वॉल्यूम हो जाता है, तो यहाँ वॉल्यूम लिख लेता हूँ, और नीचे की तरफ आ जाता है इसका वेट, और वेट हो गया 1 ग्राम, तो यहाँ पर वेट लिख देता हूँ, तो इसका मतलब 1.4 इंटू 1/5 हो जाता है, इंटू 58 ml डिवाइडेड बाई 1 हो जाता है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया 1.4 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, है ना, और इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो आ जाता है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ 16.2 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर नंबर थर्ड आप लगा सकते हो। आईपीएसी नेम इस कंपाउंड का देखना है, तो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम आप जानते हैं और पता भी होगा आपको। 48 वाले का इसका लिख करके बताइएगा, भेजिएगा मुझे। 48 49 दोनों के आईपीएसी नेम होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इन आईपीएसी नेम को आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं समझूंगा नहीं आपने अच्छी मेहनत की है। इसके बाद चले आते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं जरा, थोड़ा सा धुंधला प्रिंट हुआ है। IUPAC नेम तो खैर आप ही भेजिएगा, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर ये भी होमवर्क में डाले दे रहा हूँ। 3 होमवर्क आपको मिल चुके हैं, तीनों करिएगा। इसके बाद कह रहा है कंपाउंड, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे अगर ध्यान से समझ जाएंगे। इसको जगह भी ले लेता हूँ बनाने के लिए। An ionic compound has the unit cell constituting A ions at the corner, यानी कि A का नंबर जो है वो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 1 आ गया क्योंकि कॉर्नर पर है। एंड B एटम्स एट द सेंटर ऑफ द फेस, यानी कि B जो है वो फेस सेंटर पर है, तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो AB3 आ जाना चाहिए, यानी कि कंपाउंड का फार्मूला AB3 आना चाहिए। 51 का जो आंसर आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे। 52 में चलिएगा, द वेपर प्रेशर लोअर्ड कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ द सुक्रोज, मॉलिकुलर वेट दिया है इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर। द वेपर प्रेशर द वाटर 25 इतना दिया, इस पूछा हुआ है 25 इज इतना मिलीमीटर ऑफ मरकरी। द द वेपर द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 100 ग्राम, यानी कि W2 अपॉन M2 नीचे आ जाता है आपका W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2 आ गया इन प्लस W1 अपॉन M1 आ जाता है। तो यहाँ पर आपने P0 माइनस PS अपॉन P0 पता होगा आपको। W2 कितना दिया है, W2 दिया है 100 ग्राम, M2 कितना दिया है 342 दिया है। नीचे भी यहाँ पर अब एक चाहे तो आप नेगलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ नेगलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर भी आप 100 अपॉन 342 ले लीजिए, और प्लस में आप ले लीजिए W1, यानी कि वाटर 1000 ग्राम आप वाटर लिया है, और वाटर का मॉलिकुलर मास 18 होता है। और यहाँ पर आपको हो गया। उसके बाद द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट, तो प्योर का मतलब ये हो गया, यानी कि 25 पे हो गया 23.8, तो ये 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8। अब सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी जगह वैल्यू मैंने ये बता दी है, इसको सॉल्व करके सामने रखना, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर सेकंड आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, पूरी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद है मार्क आउट द रॉन्ग एक्सप्रेशन। रॉन्ग एक्सप्रेशन को मार्क करिए, तो इसका मतलब हुआ TB इज इक्वल टू हो जाता है ये B अपॉन आर, ये अपॉन आर बी होता है, उल्टा होता है, तो ये रॉन्ग है, ये उल्टा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर A आएगा, नीचे RB आता है, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। द एंथैल्पी ऑफ BaCl2, ये सिंपल क्वेश्चन है कि एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ BaCl2 इतना दे रखा है, रिस्पेक्टिव द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसकी निकालनी है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आप निकालेंगे, तो आपको सहारा मैं ये दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। करने के लिए पहले दोनों की रिएक्शन कराइएगा, रिएक्शन कराने के बाद समीकरण दोनों ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद BaCl2, यानी कि एक दोनों का चेंज निकालना, डेल्टा H निकालना, डेल्टा H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी, इसे पुट कर देना, आ जाएगा। मतलब फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू हो जाता है -20.6 हो गया, ये हो गया ना। और इसी तरीके से डेल्टा H1 की वैल्यू दे रखी, डेल्टा H1 यहाँ पर ये रख देना, यानी BaCl2 सॉलिड, BaCl2 अच्छा दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके सामने ये हो गया, फिर डेल्टा H1H2 जो इतना हो गया, तो डेल्टा H1 इज इक्वल प्लस हो गया, ये निकाल देना 8 पॉइंट कितना है, ये है 8.8 इज इक्वल टू माइनस का 20.6 घटा देना, जो बचेगा वही आंसर, यानी कि 29 के आसपास आएगा। और जब आंसर 29, तो फिर इसमें फिर पहला वाला आंसर नहीं, माइनस का 29 आ रहा है, सॉरी, तो ये आंसर आएगा, सेकंड वाला आएगा, फर्स्ट वाला आंसर नहीं आएगा। चेक करिएगा, आप भी मुझे बताइए। द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, कहाँ रिएक्शन नहीं हो सकती, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन न होने के लिए जिम्मेदारी होती है वो इस बात की होती है कि डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको बताता हूँ, फार्मूला आपको पता होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है टी डेल्टा एस, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप लगाइएगा, इस फार्मूले में अगर ये पॉजिटिव कर दिया और ये आपने निगेटिव कर दिया, तो फिर समस्या ये पैदा हो जाएगी कि ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और टोटल वैल्यू जब पॉजिटिव हो जाएगी तो रिएक्शन फिर पॉसिबल नहीं है, संभावनाएं कम है रिएक्शन की। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो पॉजिटिव आ रहा है ये वैल्यू,
ये जबकि नेगेटिव आनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है एस्पिरिन क्या होती है। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों का काम करती है। इसी तरीके से 57 क्वेश्चन पे द सब्सटेंस दैट फॉर्म प्लांट सेल इज और विच कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट फॉर द प्लांट सेल के लिए कौन सा कंस्टिट्यूएंट जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। तो 57 जो क्वेश्चन है, इस 57 में मेरे हिसाब से सेलुलोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिस 14 पॉली आइसोप्रीन ये क्या होती है 58 वाले को। तो 58 वाले में मेरे हिसाब से जो है वो इलास्टोमर होती है, रबर होती है, नेचुरल रबर जिसे आप बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने 58 और 2 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ हाथ के हाथ। 2 क्वेश्चन कर लिए, बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देता हूँ। तो आप धीरे धीरे करते रहिए। एसिटामाइड को अलग करके निम्न विकारों में से करवाने पर मेथिल एमीन कौन बनाएगा। तो आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि एसिटामाइड इज ट्रीटेड सेपरेटली विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स व्हिच वुड गिव द मिथाइलएमीन। कौन इसमें मिथाइलएमीन देता है। तो अब दिमाग लगा लीजिए आप। मेरे हिसाब से ये अगर मिथाइलएमीन बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड है, यानी कि सेकंड वाला लगा लीजिएगा। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विल गिव द हाईएस्ट स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर Z, ये आपको बताना है। इसका मैं आपका इंतजार करूंगा। और बचे हुए क्वेश्चन अगर आप हमारे साथ करने चाहते हैं तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसा लगा आइडिया, जरूर बताइएगा। मैं आपके व्यूज़ का, आपके इनबॉक्स में कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। और आप एक बार अगर प्यार भरा कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे